अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मंजूर मेमन है। मैं शिकारपुर पाकिस्तान में 1951 में पैदा हुआ। मेरे फादर करमुल्ला मेमन जो एक क्लर्क में से सेक्रेटरी लेवल तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध में उन्होंने काम किया। हमारी सारी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी में गुजरी। मेरे वालिद साहब जबकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बंगले और गाड़ियाँ होती थी, मगर उनकी ईमानदारी और दयानतदारी का ये आलम था कि कभी भी हमारे पास पैसे का फ़रोग़ नहीं रहा और हम हैंड टू माउथ रहे। उनकी उन दयानतदारी और ईमानदारी के वजह से अभी भी जो लोग पुराने हैं उनको जानते हैं कि करमुल्ला मेमन वाज द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी। उन्हीं के नशो कदम पे हमने भी अपने ज़िंदगी जो है ऑनेस्टी और दयानतदारी के साथ गुजारने का तैयार किया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा। मैं चाहता था कि मेरे वालिद साहब जिन्होंने बड़ी एक टफ़ ज़िंदगी गुजारी और हर मोड़ पे उन्होंने ईमानदारी के वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी फील की कि उनको अच्छी पोजीशंस में नहीं रहने देते थे, तो मैं चाहता था कि वो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आवाम तक किसी किताब के सूरत में लाएं। मैंने एक प्रोफेसर साहब को भी हायर किया कि वो जाके उनसे उनके सारे एक्सपीरियंसेस लेके और उस किताब को लिखें, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके अनटाइमली डेथ की वजह से वो किताब नहीं लिख जा सकी। तो मैंने फिर फैसला किया कि वो किताब मैं लिखूं, और क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के साथ बड़ा क्लोज़ रहा तो उनके सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने अपने उस किताब में, जिसका नाम इज़ ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, रखा गया विद अ क्वेश्चन मार्क के आया कि ऑनेस्टी एक अच्छी चीज़ है या नहीं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में तो उसका पेबैक नहीं होता है। अल्लाह ताला उसके डिफरेंट तरीके से रिवॉर्ड तो करता है ऐसे लोगों को, मगर दुनियावी हैसियत से कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। न गवर्नमेंट देती है, न पॉलिटिशियंस देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी पॉलिटिशियंस तो ख़ास करके विक्टिमाइज़ करते हैं ऑनेस्ट ऑफिसर्स को। तो मेरे वालिद साहब एक किस्म के सिंबल थे ऑनेस्टी के। तो उस किताब में जब मैंने जो स्टोरियाँ लिखी उसमें बहुत स्टोरियाँ ऐसी थी जो मेरे वालिद साहब ने जो केसेस वगैरह डील किए थे, तो उससे मेरी बड़ी दुश्मनियाँ हुई। पाकिस्तान में भी बड़े थ्रेट आए, उसकी रोनुमाई कराची में हुई तो उसमें भी काफ़ी थ्रेट्स आए। उसके बाद लंदन में रोनुमाई हुई, ह्यूस्टन में रोनुमाई US कांग्रेस वूमन शीला जैक्सन ने की। मगर कुछ लोग जिनकी स्टोरियाँ उसमें थी वो ह्यूस्टन तक भी उन्होंने बड़ी अपोजिशन की और मुझे थ्रेट दिए गए कि इन स्टोरियों को बदल दूं और ये वो। तो मैंने वो किसी स्टोरी को नहीं बदला और आई हेल्ड माई ग्राउंड स्ट्रॉन्ग। एंड उस किताब की कापियाँ हर जगह पे गईं, बड़े अच्छे रिव्यूज़ आए। उसके बाद जब मैंने देखा कि सच बोलना क्योंकि है तो बड़ा मुश्किल, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ की जाए कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो उसी वजह से मैंने इज़ ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी के नाम पे एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया और जो 2010 में लॉन्च हुआ और उसको 2014 तक मैंने चलाया। मगर वो अखबार इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि लोगों ने मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर बड़े अटैक्स किए, हरास किया और एंड ऑफ द डे में मुझे वो थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा। जबकि मैंने लिखना तो बंद नहीं किया, मगर उस अखबार को थोड़ा साइड लाइन किया और अब हम उसी मिशन को आगे लेके टीवी के ज़रिए आप तक इस किस्म की स्टोरियाँ पहुँचाना चाहते हैं। और आपको आज से लेके हर एपिसोड में नई स्टोरी बताएंगे कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सच्चाई ईमानदारी का क्या कदर है, अच्छे लोग या बुरे लोग क्या कर रहे हैं। तो ये हमने एक मिशन उठाया है। उसका एक ख़ास जो थीम हमारे अखबार का ये रहा है कि जो भी हमारे लीडर हैं, जो हमें लीड करना चाहते हैं, उनकी हम स्क्रूटनाइज करके उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं। क्या वो लीडरशिप वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या आवाम के खिदमत के लिए करें। तो आज से लेके हम आपको हर दफ़े एक नया एपिसोड सुनाएंगे। आज हम वो स्टोरियाँ जो इज़ ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी जनवरी 2010 में लिखी गई थी
اس کی ایک اسٹوری آپ کو میں شیئر کروں گا. یہ اسٹوری ہے زینت فاؤنڈیشن کے بارے میں. زینت فاؤنڈیشن ہیوسٹن میں مسلمانوں کے دفنانے کے لیے ایک جو سیمیٹری بنائی گئی تھی اس کے بارے میں ہے. شروعات کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایک زمین خریدی اور لوگوں سے چندہ جمع کر کے زمین کو خرید کے ایک فاؤنڈیشن بنائی. جو فاؤنڈیشن ہمارے ایک دوست غلام بامبے والا صاحب نے اپنے ماں کے نام پہ بنائی. جیسے ہی فاؤنڈیشن بنی یہاں پہ مسلمانوں کا انفلکس کافی رہا اور جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ ایک پلاٹ دیا جاتا ہے. عام طریقے سے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ فاؤنڈیشن مسلمانوں کے لیے اس لوگوں کے دفن کرنے کے لیے پلاٹ لوگوں کو فری میں دے گی. اسی وجہ سے لوگوں نے ڈونیشن دیا. مگر آج سے یہ کمیونٹی سروس میں سے ایک بزنس کے طرح کنورٹ ہو گیا. اور ہر وقت جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو ان سے تقریباً $5,000 لیے جاتے ہیں ان کے کفن دفن کے لیے. اور اس میں سے ایک پورشن جو پیسوں کا ہے جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا فاؤنڈیشن کو جاتا ہے، مگر ایونچولی اس فاؤنڈیشن میں وہ پیسے جاتے ہیں اور اسی سے وہ فاؤنڈیشن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. مگر اس کا جو پیسے کا کنٹرول ہے وہ غلام بامبے والا صاحب نے، کیونکہ وہ ان کے چیئرمین ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی جس بھی میت پہ جاتے تھے غلام بامبے والا صاحب اس میت کے اوپر ہر وقت کھڑے ہوتے تھے. اور ہم اور سب جو دیکھنے والے لوگ ہیں اس سے بڑے امپریس ہوتے تھے کہ یہ آدمی کتنا اچھا ہے کہ ہر مسلمان جب مرتا ہے تو ان کے کفن دفن کے اوپر قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا، جو ہمیں بھی بعد میں پتہ چلا، کہ وہ اس کفن دفن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے. مگر جب کفن دفن کے بعد جو پیسے ملتے تھے ان کے وارثین جب ان کے قبر کے پیسے دیتے تھے تو اس کا چیک لینے کے لیے وہ ہر میت پہ آتے تھے. کیونکہ یہ اگر کمیونٹی کے پیسوں سے ایسوسیشن بنی تو ہر مسلمان کو ایک فری میں پلاٹ ملنا چاہیے تھا. مگر اس کو بھی انہوں نے ایک بزنس کے طور پہ چلایا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. اور اس میں کتنا پیسہ ہے، کہاں سے گرانٹس آتی ہیں، کتنے ڈونیشن آتے ہیں، نہ وہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. مگر جب بھی اگر ہم جائیں گے تو ہمارے فیملی کو کم سے کم $5,000 کفن دفن کے دینے پڑیں گے. تو یہ میں نے ہائی لائٹ کیے تھا. اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی لوگ ہیں اس میں، کہ اگر اللہ کے نام پہ آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اس کو فی سبیل اللہ کریں، فری میں کریں، کہ لوگ جو ہیں آپ کے ان کاوش کو یاد کریں اور صرف پیسے بنانے کے لیے ہر چیز کو استعمال نہ کریں. شکریہ.